हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों, मार्केट ने रिसेंटली ऑल टाइम हाई को टच किया और उसके बाद अचानक से मार्केट के जज्बात बदल गए और मार्केट में हमें वीकनेस देखने को मिल रही है। और इस वीकनेस का एक जो सबसे बड़ा कारण है वो है रुपया का कमज़ोर होना। तो प्रश्न ये उठता है, क्या रुपया अभी और गिरेगा और साथ में मार्केट को भी गिराएगा? जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो आज रुपया ने नया रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, 90 के लेवल को क्रॉस कर दिया। इंडियन रुपीज हिट ऑल टाइम लो ऑफ 90.28 अगेंस्ट द यूएस डॉलर। और इसके रीजंस क्या है? तो शॉर्ट कवरिंग, हम जानते हैं कि करेंसी में ट्रेडिंग होती है, तो शॉर्ट कवरिंग हो रही है और साथ में एफआईआईज भी लगातार सेल कर रहे हैं। कल के दिन भी हमने देखा उन्होंने अच्छी खासी सेलिंग की है, तो उसका करेंसी पर प्रेशर पड़ रहा है। राइजिंग डॉलर डिमांड फ्रॉम इंपोर्टर्स, तो अभी चूंकि हमारी यूएस के साथ ट्रेड डील नहीं हुई, टैरिफ्स भी लग गए हैं, तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स होते थे जिससे करेंसी पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता था वो घट रहा है, लेकिन इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस पैदा हुआ है ये करेंसी पर प्रेशर डाल रहा है और साथ में अनसर्टेनिटी अराउंड इंडो यूएस डील। तो अब तो इसके बारे में बात भी नहीं हो रही है और जिस तरीके की खबरें आ रही हैं तो लगता है कि थोड़ा मामला फंसा हुआ है। तो रिकवरी क्या इसमें आएगी? तो रिकवरी होने की एक ही होप है और वो है इंडिया यूएस ट्रेड डील। फिलहाल इस पर हमें कोई भी अपडेट नहीं मिल रहे हैं। पहले नवंबर की बात हो रही थी, कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा था कि नवंबर तक हो जाएगा, अब दिसंबर की बात हो रही है। हम जानते हैं कि दिसंबर में भी इसकी पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि वहाँ पे क्रिसमस का सीज़न होता है, नॉर्मली बहुत ज़्यादा कुछ वहाँ पे सीरियस डिसीजन मेकिंग नहीं होती है। अब जो भी करेंसी के एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि रुपया का अगला स्टॉप 92 से 93 है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम और सूनर लेटर हमें यही लेवल देखने को मिलेंगे और अगर नीचे आए भी तो ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं होंगे। अब कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि रुपया कमज़ोर नहीं हो रहा है, डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? अगर हम रुपया को अलग अलग करेंसी पर मेजर करें तो हमें क्या देखने को मिलता है? तो अगेंस्ट यूएस डॉलर अगर एक महीने में देखें तो करीब 1.67% डाउन है, लेकिन दूसरी जो मेजर करेंसीज हैं, यूरो, जीबीपी, एयूडी जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, कनाडियन डॉलर और जापानीज येन, सबके अगेंस्ट में आप देख सकते हैं कि हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है। तो ये वो बात नहीं है कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि हमारा रुपया सभी करेंसीज के अगेंस्ट में वीक हो रहा है क्योंकि हम किसी भी कंट्री को मेजरली एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अब इस सब का इम्पैक्ट क्या है? तो देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं, एफआईआईज हैं, वो अब थोड़ा पेशेंस लूज कर रहे हैं। अभी तक भी एक उम्मीद थी कि शायद ट्रेड डील हो जाएगी, थोड़ा इसकी वजह से थोड़ा बीच में बाइंग के भी हमें सेशंस देखने को मिले थे, लेकिन ऐसा लगता है कि अब वो लूज कर रहे हैं, पेशेंस लूज कर रहे हैं। और कल के दिन अगर आप देखिए वो हमें देखने को मिला उनकी सेलिंग बढ़ती हुई देखिए। तो इस साल अगर हम देखें तो एफआई ने करीब 17 बिलियन डॉलर्स की जो सेलिंग की है इक्विटी मार्केट में, तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट करेंसी पर पड़ा है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और साथ में जो नेट एफडीआई आता है, जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट आता है बाहर के देशों का, उसमें कमी आई है जिसने करेंसी को सपोर्ट नहीं किया। और साथ में जो ओवरसीज कमर्शियल बोरोइंग है जो हमारी कंपनीज करती हैं, उस पर भी इम्पैक्ट, उस पर भी इतना ग्रोथ नहीं देखने को मिला है। तो एक तरफ जो एफआईआई सेलिंग का प्रेशर हमारी करेंसी पर पड़ रहा है और उसको काउंटर करने के लिए कुछ भी खास नहीं होता हुआ दिख रहा है। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट अब 40 बिलियन डॉलर हो गया है और अगर ये ट्रेड डील नहीं होती है ये अभी और बढ़ेगा। तो इस सब का इम्पैक्ट हमें होता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, अगर हम देखें तो एफआईआई क्यों सेलिंग कर रहे हैं? एक तो अभी तक हमारे जो कंपनी के परफॉर्मेंस थे उस पर कुछ खास हमें देखने को नहीं मिला। जीएसटी कट्स किए गए, उसका भी अब डेटा आ गया है, जो जीएसटी में वो ट्रांसलेट हुआ है वहाँ पर भी कुछ खास नहीं हुआ।
और कंजम्पशन में मेजर अपटिक हुआ है क्योंकि फेस्टिवल का सीजन था, अक्टूबर का डेटा में जो हम देख पा रहे हैं। लेकिन अब ये सेलिंग क्यों बढ़ेगी? क्योंकि अगर आप एफआईआईज के रिटर्न्स को देखें इंडियन मार्केट्स में तो वो अब फ्लैट हो गए हैं। आप कहेंगे कि निफ्टी का जो एक साल का इस साल का रिटर्न है वो 7-8% के करीब है, लेकिन इन रियलिटी अगर डॉलर में आप उसे कन्वर्ट करेंगे तो रिटर्न्स आपके फ्लैट हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी अभी करीब 8% का रिटर्न दे रहा था अभी जब ऑल टाइम हाई के आसपास थे। तो अगर आज का लेवल हम लें तो निफ्टी में 6.28% का रिटर्न है, जो कि कुछ खास नहीं है। लेकिन अगर हम ये मान लें कि एफआईआईज के लिए भी ये ज़्यादा है क्योंकि उनके यहाँ पर उनके देशों में इंटरेस्ट रेट कम है, अगर आप उसे डॉलर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि वो डॉलर में ही इन्वेस्ट करते हैं, डॉलर को पहले रुपया में लाते हैं और फिर रुपया से मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और फिर वापस डॉलर में ले जाते हैं। तो अगर आप डॉलर टू डॉलर निफ्टी का रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, फ्लैट है, देयर इज नो रिटर्न। इससे अच्छा एफआईआईज या तो किसी और देश में पैसा लगा लें या वो अपने देश में जाके यूएस ट्रेजरीज में पैसा लगा दें, तो इससे ज़्यादा रिटर्न उन्हें मिलता। तो जब तक यहाँ पर हमें चेंज नहीं देखने को मिलेगा तब तक एफआईआईज का वापस आना बहुत मुश्किल है। हमें डीआईआईज के भरोसे मार्केट को छोड़ना पड़ेगा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप निफ्टी को गोल्ड के प्राइस से में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, आपके 40% निफ्टी में लॉस देखने को मिलेगा। कई एनालिस्ट लोग गोल्ड के प्राइस पर ही मार्केट के रिटर्न्स को कैलकुलेट करते हैं क्योंकि वो उनको एक सही वैल्यू बेस्ड जो है कैलकुलेशन देता है, एक प्रोजेक्शन देता है मार्केट का। तो अगर हम गोल्ड को छोड़ दें तो हम डॉलर में अगर कैलकुलेट करें, जो कि एफआईआईज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो रिटर्न्स आर फ्लैट। तो कभी भी एफआईआईज का इन्फ्लो आएगा या नहीं आएगा, उसमें से कई फैक्टर्स उसमें प्ले आउट करते हैं, लेकिन एक फैक्टर ये होता है कि उनके डॉलर रिटर्न्स कितने मार्केट में आ रहे हैं। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टीबैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? Being a SEBI registered RA, I can tell you, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अब आइए मार्केट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज के मार्केट्स कैसे रहे और आगे का हमें क्या क्लूज दे रहे हैं। तो आज अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट में काफ़ी उठापटक हुई ड्यूरिंग द डे, काफ़ी वॉलेटाइल देखने को मिला। एक टाइम पर बैंक निफ्टी में काफ़ी हमें शार्प फॉल भी देखने को मिल रहा था, वहाँ से वो रिकवर करके पॉजिटिव में भी आ गया इन होप ऑफ सम रेट कट्स इन कमिंग डेज, जो आरबीआई की पॉलिसी होने वाली है। तो मैं कहूँगा कि मार्केट्स आज जो आपको थोड़ी बहुत वीकनेस देखने को मिल रही है वो सही स्टोरी नहीं है। ड्यूरिंग द डे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हमें देखने को मिल रही थी और लेटर पार्ट में हमें रिकवरी देखने को मिली। अगर आप सेक्टर्स की सिचुएशन देखें तो यहाँ पर अब देखिए किस तरीके से
PSU बैंक्स में फॉल हमें देखने को मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब जिस तरीके की सिचुएशन बन रही है, क्या ये मर्जर की जो हम बातें कर रहे थे, PSU रिफॉर्म्स की, और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स, क्या हम एक अनुमान लगा रहे थे कि वो आएंगे और PSU बैंक्स में इन्वेस्ट करेंगे, क्या वो प्लान डीरेल होता हुआ दिख रहा है बिकॉज ऑफ वीकनेस इन द करेंसी? ऐसा लगता है। तो आने वाले दिनों में इस पर और क्लैरिटी मिलेगी। बाकी अब ज़्यादातर सेक्टर्स आप देखिए तो मोटा मोटा फ्लैटिश रहे, कुछ बहुत ज़्यादा इसमें बदलाव नहीं है। और ऑटो में वीकनेस देखने को मिली क्योंकि ये वंस अगेन इंटरेस्ट रेट से लिंक्ड है और कल के पॉलिसी के जो है मिक्स्ड फीलिंग्स आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत रेट कट होगा, कुछ कह रहे हैं कि शायद नहीं होगा, तो उसका प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। रियल्टी में भी हमें देखने को मिला। और जो फार्मा और आईटी, इनको जो करेंसी में वीकनेस हो रही है उसका फायदा मिलता हुआ हमें दिख रहा है। अब अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में 46 पॉइंट डाउन रहा और आप देख सकते हैं एडवांस डिक्लाइन काफ़ी पुअर रहा। 12 स्टॉक्स ही सिर्फ अप रहे और इसमें जो आईटी के स्टॉक्स में आज हमें तेजी देखने को मिली। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी भी नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गया, काफ़ी ये मतलब अच्छी बात है। और 4 एडवांसेज रहे और 8 डिक्लाइंस रहे। 4 में जो टॉप जो गेनर्स थे, जो हमारे जो HDFC, ICICI, एक्सिस, इनमें हमें तेजी थोड़ी देखने को मिली। और PSU बैंक्स जो है मेजर लूजर रहे आज के दिन। और अगर फंड फ्लो की बात करें तो कल के दिन FII ने दोबारा से सेलिंग की, अच्छी खासी सेलिंग की, करीब 3642 करोड़ की। और एज यूजुअल DIIs लगातार मार्केट पे बाइंग कर रहे हैं, लेकिन मार्केट को जो है पॉजिटिव टेरिटरी में ले जाने में असफल रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। अब सेंटिमेंट ट्रैकर की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने कल के दिन आपको बताया कि निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, दोनों काफी दिनों के बाद एक साथ बेयरिश टेरिटरी पर आ गए थे। और आज कल की वीकली एक्सपायरी के बाद आज पहली ट्रेडिंग डे थी और कुछ उम्मीद थी कि शायद एक बार दोबारा से बाइंग रिज्यूम होगी, ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। सेंटिमेंट ट्रैकर बेयरिश जोन पर ही डटे हुए हैं। चूंकि मार्केट्स आज फ्लैटिश रहे, अगर हम क्लोजिंग बेसिस पर देखें, इसे सेंटिमेंट ट्रैकर पर कुछ विशेष इसका प्रभाव पड़ता हुआ नहीं दिखा है। लेकिन कल के दिन से अगर आज को कंपेयर करें तो बहुत ही माइनर जो बेरिशनेस है वो बढ़ी है, बेरिशनेस कम नहीं हुई है। अब आइए आज का डेटा देख लेते हैं, वहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो आज 3 दिसंबर है और एक बार फिर हम 26,000 के नीचे आ गए हैं। जैसा कि हम लगातार आपके साथ शेयर कर रहे थे कि जो ट्रेंड है, जो हमें रैली देखने को मिली थी न्यू हाइस तक ले जाती हुई, इस ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं दिख रही थी और वही रिवर्सल होता हुआ हमें दिखा। और अगर हम पिछले 4 दिनों में देखें, करीब करीब 230 पॉइंट्स के करीब हमने लूज कर दिए हैं। अगर वॉलेटिलिटी की पिक्चर देखें तो वहां पे थोड़ा हमें कंफर्ट मिल रहा है क्योंकि पैनिक अभी भी मार्केट में नहीं दिख रहा है। शायद हमें RBI पॉलिसी में कुछ पॉजिटिव आने का होप है, तो सिस्टम में फियर नहीं दिख रहा है, इसके बावजूद कि मार्केट्स गिरे हैं। और अगर रियलिटी में देखें तो मार्केट्स कुछ खास नहीं गिरे हैं कंपेयर टू हमने जो पिछले 2 हफ्तों में जो रैली देखी उसके कंपैरिजन में फॉल अभी भी बहुत मॉडेस्ट है। इसलिए वो फियर सिस्टम में नहीं आता, लेकिन फियर को आने के लिए सिर्फ एक दिन काफ़ी होता है। अगर पुट कॉल रेशियो को देखें तो पिछले 3 दिनों से मोटा मोटा एक ही जोन पर अटका हुआ है, बहुत ज़्यादा उसमें बदलाव नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इतना GDP का जो पॉजिटिव डेटा है उसके बावजूद भी ट्रेडर्स के मन में कोई एंथुजियाज्म नहीं है और सेंटिमेंट ऐसा लगता है ऑप्शंस मार्केट में थोड़े बेरिशनेस के हमें दिख रहे हैं। अगर हम OI एडिशंस की बात करें तो पिछले 3 दिनों में ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होते हुए दिखे हैं। आप देखिए 2 दिन पहले करीब 11,000 हुए थे, फिर 8,000, आज फिर 9,500 से ज़्यादा के कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए। तो पोजीशंस अच्छी खासी ऐड हो रही हैं, क्या वो लॉन्ग से क्या वो शॉर्ट हैं। अगर हम प्रीमियम को देखें तो यहाँ पर हमें ड्रॉप देखने को मिला है। तो दिस इंडिकेट्स कि मेजरली ये बेरिश पोजीशंस ऐड हुई हैं और वो FII के इंडेक्स फ्यूचर्स के पोजीशंस में भी हमें दिखेंगे, जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर अगर हम प्रीमियम्स की बात करें तो करंट मंथ में तो प्रीमियम ड्रॉप हुआ ही है, नेक्स्ट मंथ में भी ड्रॉप हुआ है। और टर्नओवर तो ये अच्छी बात नहीं है कि आज निफ्टी नेगेटिव में क्लोजिंग दी और टर्नओवर एवरेज से काफ़ी कम रहा।
तो ये हमें बता रहा है कि ये सेलिंग ऐसा लगता है कि रुकने वाली नहीं है। ये बात सही है कि मार्केट में पैनिक नहीं है, लेकिन मोस्ट लाइकली इसी तरीके से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे धीरे धीरे मार्केट नीचे जाते हुए हमें दिखेंगे, जो हमें डेटा बता रहा है। और एडवांस डिक्लाइन वंस अगेन पैथेटिक, 1052 स्टॉक्स अप रहे और 2074 स्टॉक्स डाउन रहे। अगर आप पिछले कई महीनों में देखें तो मार्केट ऊपर चले गए हैं, लेकिन लोग आके कहते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है, हमारा पोर्टफोलियो क्यों नहीं ऊपर जा रहा है। और जो लॉसेस उनके पिछले साल थे काफ़ी लोगों के, वो लॉसेस थोड़े तो रिकवर हुए, लेकिन ओवरऑल मार्केट में रिकवरी होने के बावजूद इनके पोर्टफोलियो में रिकवरी बहुत ज़्यादा होती हुई नहीं दिखी। आपको पता है इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि अगर 100 स्टॉक्स गिर रहे हैं तो सिर्फ 90 स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है, ये सिचुएशन है, यानी कि आधे से कम स्टॉक्स ही ऊपर जा रहे हैं, यानी कि 60% प्रोबेबिलिटी है कि आपका स्टॉक घाटा दे रहा है। ऐसे में कैसे पॉसिबल है कि आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा? और साथ में जो रिटेल के इन्वेस्टर्स होते हैं वो इमोशंस पे जाते हैं, वो ट्रेंड पे जाते हैं और किसी भी स्टॉक को किसी भी वैल्यूएशन पर खरीदते हैं, और उसका परिणाम उन्हें अक्सर देखने को मिलता है उनके पोर्टफोलियो जब ब्लीड करते हैं। अब वही दोस्तों चार्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहां से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो दोस्तों मैं लगातार आपके साथ एक चीज़ शेयर कर रहा था कि ये जो पूरी रैली है ये एक फेक रैली है, ये रिटेल को फंसाने वाली रैली है। और रिटेल के सेंटिमेंट्स में एक ज़बरदस्त बूस्ट देखने को मिला जब हमें ये रैली देखने को मिली, ये बड़ा कैंडल हमें देखने को मिला। और हम जानते हैं कि रिटेल का माइंडसेट ऐसा होता है कि उसे सिर्फ अगर ये दिख जाए कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो ऑटोमेटिकली बुलिश हो जाता है, और उनकी इस वीकनेस को इंस्टीट्यूशंस समझते हैं। और देखिए, चंद 8-10 स्टॉक को खरीद कर आप मार्केट को ऊपर चढ़ाते हैं और रिटेल पूरी तरीके से बुलिश हो जाता है और इस रैली में फंसता है। उसका परिणाम क्या होता है आप देख सकते हैं। जिन्होंने यहाँ पर खरीदा होगा आज वो रो रहे होंगे, उनके पोर्टफोलियोज लॉसेस दे रहे होंगे, और उनकी जो ट्रेडिंग जो भी उन्होंने ट्रेड किया होगा वो उन्होंने उस पर लॉस मिल रहा होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें मार्केट में ना ये इमोशंस पे नहीं जाना है, हमें ट्रेंड पे नहीं जाना है। एज अ ट्रेडर बेशक आप ट्रेंड पे जाइए, लेकिन मार्केट में पैसा इसलिए नहीं लगाना है कि देखो मार्केट ऊपर जा रहा है। मार्केट में पैसा इसलिए लगाना है कि उस स्टॉक में दम है, उस स्टॉक में सही प्राइस पर आप खरीद रहे हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर अभी इस वक्त हमारा क्या व्यू है, मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्योरली हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कल के दिन आपके साथ शेयर किया था कि अगर 26,115 इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो हमें बेरिश रहना है और आप बेरिश पोजीशंस ओपन कर सकते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला कि आप इस लेवल का वेट करें और कन्विंसिंगली मार्केट को शॉर्ट करें, और दूसरा अगर आप इस जोन पर शॉर्ट बनाते हैं तो हेजिंग के साथ बनाइए, और जैसे ही ये ब्रीच होता है आप अपने हेजेस को हटा दीजिए। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मार्केट के आगे जब कोई बड़ा इवेंट हो जैसे कि आरबीआई पॉलिसी, तो हमें नहीं पता वहाँ पर क्या होगा, तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करके रहना चाहिए। और साथ में अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूँ तो स्टोकेस्टिक में ये जो ब्लैक लाइन है ये अभी भी सेल जोन पर नहीं आई है, इसलिए हमें थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। और जब मल्टीपल सोर्सेस से कंफर्मेशन आ जाए तब हमें थोड़ा एग्रेसिवली शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने पैसे को, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।